नमस्कार दोस्तों, लर्न विथ आरजे में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे मौद्रिक सिद्धांत एवं भारत में बैंकिंग पेपर 1 के क्वेश्चंस को। ये शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मुद्रा वह वस्तु है जो विनिमय के माध्यम के रूप में सामान्यतः स्वीकार की जाती है तथा मूल्य मापन तथा मूल्य संचय का कार्य करती हो। मुद्रा की यह परिभाषा किसने दी है? कैंट ने, टॉमस ने, केन्स ने या क्राउथर ने? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्राउथर ने यह परिभाषा दी है। क्वेश्चन नंबर 2, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। मुद्रा की यह परिभाषा किसने दी है? किन्स ने, सेलिगमैन ने, नैप ने या हार्टले विदर्स ने? तो यह परिभाषा दी है हार्टले विदर्स ने। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। इस परिभाषा के अनुसार मुद्रा में निम्नलिखित वस्तुएं सम्मिलित की जा सकती हैं: करेंसी नोट, धातु के सिक्के, चेक, हुंडिया एवं विनिमय पत्र या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर भी आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपरोक्त सभी। क्योंकि यहाँ पे जब कहा गया है कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, यानी ऐसी कोई भी वस्तु जो मुद्रा के कार्यों को पूरा कर सके, उसे हम मुद्रा के रूप में कह सकते हैं। तो करेंसी नोट के माध्यम से चाहे वो हो, चाहे सिक्कों के माध्यम से हो, या चेक, हुंडी और विनिमय पत्र के माध्यम से हो, या अन्य भी कोई वस्तु ऐसी हो जिसके माध्यम से हम मुद्रा के कार्यों को पूरा कर पाएं, तो वह मुद्रा मान ली जाएगी इस परिभाषा के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा ऐसी कोई भी वस्तु हो सकती है जो सामान्यतः ऋणों के अंतिम भुगतान में ग्रहण की जाती हो, जिसका विनिमय के माध्यम के रूप में स्वतंत्रता पूर्वक हस्तांतरण होता हो। उपर्युक्त अ और ब दोनों या उपर्युक्त में से कोई नहीं। मुद्रा के अधिकारियों को या विशेषताओं को आप देखेंगे तो ऋणों के अंतिम भुगतान के रूप में मुद्रा को स्वीकार किया जाना मुद्रा का एक कार्य है, और इसके अलावा यह विनिमय के माध्यम के रूप में तो कार्य करती है, और स्वतंत्रता पूर्वक हस्तांतरण होना चाहिए, यानी सभी के द्वारा एक्सेप्टेड इसे होना चाहिए। ये दोनों मुद्रा के गुण हैं। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन ए और बी दोनों में कही गई बातें सही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य मुद्रा का नहीं है? अधिक कार्य कुशलता, ब्याज का भुगतान एवं अनुमान, अधिक उत्पादकता या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, यहाँ पे मुद्रा के ये तीनों ही कार्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मुद्रा के कार्यों को 3 कैटेगरी में बांटा जाता है: प्राथमिक कार्य, द्वितीयक या सहायक कार्य एवं आकस्मिक कार्य। ठीक है, तो प्राथमिक कार्य में आता है मूल्य का मापन एवं विनिमय का माध्यम। सहायक कार्य में आता है मूल्यों का संचय, भावी भुगतान का आधार और मूल्य का हस्तांतरण। आकस्मिक कार्य में आता है सामाजिक आय का वितरण, साख का आधार, अधिकतम संतुष्टि और पूंजी की तरलता में वृद्धि। तो ये सारे कार्य मुद्रा के होते हैं, लेकिन ऑप्शन में आपको जो भी कार्य दिया गया है इनमें से कोई भी कार्य मुद्रा का नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? विनिमय का माध्यम, मूल्य का संचय, निर्णय का वाहक या मूल्य का हस्तांतरण। तो देखिए, मुद्रा का प्राथमिक कार्य विनिमय का माध्यम होगा। विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापन, ये दोनों प्राथमिक कार्य हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मूल्य का संचय और हस्तांतरण ये दोनों सहायक कार्य या सेकेंडरी फंक्शन में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा वही है जो मुद्रा का कार्य करे। यह किस अर्थशास्त्री ने कहा है? तो अभी हमने देखा हार्टले विदर्स ने यह बात कही है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विनिमय का माध्यम मुद्रा का कौन सा कार्य है? सहायक, विविध, प्राथमिक या आकस्मिक? तो विनिमय का माध्यम भी मुद्रा का प्राथमिक कार्य है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा वह वस्तु है जिसे सर्वग्राह्यता प्राप्त हो। सर्वग्राह्यता मतलब यूनिवर्सलिटी, ठीक है ना, यूनिवर्सल हो जो। यह किस अर्थशास्त्री ने कहा है कि मुद्रा वह वस्तु है जिसे सर्वग्राह्यता प्राप्त हो? क्राउथर, पीगू, सेलिगमैन या हार्टले विदर्स? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सेलिगमैन ने यह बात कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भावी भुगतान का आधार मुद्रा का कौन सा कार्य है? प्राथमिक, आकस्मिक, सहायक या विविध? तो अभी हमने देखा है कि सहायक कार्य में ये आता है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान मुद्रा प्रयोग की जाती है सभी दायित्वों के भुगतान में, केवल विनिमय में, केवल सेवाओं के विनिमय में
या सभी प्रकार के दायित्वों में। तो देखिए, मुद्रा का प्रयोग केवल विनिमय में या केवल सेवाओं के विनिमय में नहीं होता है। सभी प्रकार के दायित्वों के भुगतान के लिए आप मुद्रा का प्रयोग कर पाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मुद्रा की पूर्ति को जब किसी समय विशेष के संदर्भ में परिभाषित किया जाता है तो यह कहलाएगी स्टॉक धारणा, प्रवाह धारणा, अनुभवगम्य धारणा या इनमें से कोई नहीं। तो मुद्रा की पूर्ति यानी मुद्रा की आपूर्ति को मुख्यतः दो तरीके से परिभाषित किया गया है। एक तो पॉइंट ऑफ टाइम के रूप में और दूसरा पीरियड ऑफ टाइम के रूप में। पॉइंट ऑफ टाइम यानी किसी समय विशेष में जब मुद्रा के आपूर्ति को मापा जाता है तो इसे स्टॉक धारणा कहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब पीरियड ऑफ टाइम के लिए जब मुद्रा की आपूर्ति को मापा जाता है तो उसे प्रवाह धारणा कहा जाता है। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या है, किसी एक दिन किसी एक समय पर मुद्रा की आपूर्ति कितनी है, ये स्टॉक धारणा है। और एक महीने के दौरान, एक सप्ताह के दौरान, एक वर्ष के दौरान मुद्रा की आपूर्ति एवरेज कितनी रही, यदि ये हम ज्ञात करें तो ये प्रवाह धारणा होगी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है, मुद्रा की पूर्ति के समय जमाओं को शामिल किया गया है शिकागो संप्रदाय दृष्टिकोण में, परंपरावादी दृष्टिकोण में, उपर्युक्त और ब दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। शिकागो अप्रोच में मुद्रा की आपूर्ति में जमाओं को शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब मुद्रा की पूर्ति में कमी होती है तो वस्तुओं के मूल्य बढ़ जाते हैं, घट जाते हैं, समान रहते हैं, या इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, घट जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मुद्रा की आपूर्ति में और वस्तुओं के मूल्यों में या महंगाई में सीधा संबंध होता है। जब मुद्रा की आपूर्ति बढ़ती है तो लोगों के जेब में ज़्यादा पैसा आता है, वो ज़्यादा खरीदारी करते हैं। ज़्यादा खरीदारी करने से वस्तुओं की डिमांड बढ़ती है, और जब वस्तुओं की डिमांड बढ़ती है तो वस्तुओं के मूल्य भी बढ़ जाते हैं। इसके विपरीत जब मुद्रा की आपूर्ति कम होती है, लोगों के जेब में पैसे कम आते हैं, लोग खरीदारी कम करते हैं, तो वस्तुओं की डिमांड कम होती है, और जब डिमांड कम होती है तो वस्तुओं के मूल्य कम हो जाते हैं। तो मुद्रा की पूर्ति और वस्तुओं के मूल्य में सीधा संबंध होता है। यदि मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी तो मूल्य भी बढ़ेंगे, और मुद्रा की पूर्ति में कमी होगी तो मूल्य भी घट जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, उच्च शक्ति मुद्रा के संघटक हैं C प्लस डी प्लस ओडी, C प्लस आर प्लस ओडी, C प्लस आर प्लस डी, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उच्च शक्ति मुद्रा में तीन चीजें शामिल होती हैं। C यानी कि करेंसी विथ पब्लिक, जनता के पास जो पैसा पड़ा हुआ है। R मतलब रिजर्व, जो बैंकों ने अपने पास बना कर रखा हुआ है। लोन देने के बदले में बैंक कुछ रिजर्व बना के रखते हैं, उसे R से डिनोट किया जाता है। और OD मतलब होता है अदर डिपॉजिट। तो C प्लस आर प्लस OD, इन तीनों को मिला दिया जाता है तो ये उच्च शक्ति मुद्रा कही जाती है। इसमें परिवर्तन करने से मुद्रा की आपूर्ति भी परिवर्तित हो जाती है। अब देखो, मुद्रा आपूर्ति का M1 जो मेजरमेंट है, M1, उसका फार्मूला होता है C प्लस डी प्लस OD। इसमें C और OD तो वही है जो हाई पावर मनी में है। डी का मतलब होता है डिमांड डिपॉजिट। तो जब डिमांड डिपॉजिट को ऐड किया जाएगा फार्मूले में तो ये मुद्रा की आपूर्ति बताएगा, और यदि बैंकों के रिजर्व फंड को जोड़ा जाए तो ये हाई पावर मनी को बताएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुद्रा की पूर्ति उच्च शक्ति मुद्रा में परिवर्तन से बदलती है, प्रत्यक्ष अनुपात में, विपरीत अनुपात में, पूर्ववत रहती है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो, मुद्रा की आपूर्ति और उच्च शक्ति मुद्रा यानी मनी सप्लाई और हाई पावर मनी में सीधा और प्रत्यक्ष संबंध होता है। यहाँ अप्रत्यक्ष नहीं होगा, ये प्रत्यक्ष होगा। जैसे जैसे हाई पावर मनी बढ़ती है, मनी सप्लाई भी बढ़ती है, और जैसे जैसे हाई पावर मनी को कम किया जाता है, मनी सप्लाई भी कम हो जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मौद्रिक अधिकारी साख की मात्रा को प्रभावित करता है, C के मूल्य में परिवर्तन लाकर, OD की मात्रा में परिवर्तन लाकर, R में परिवर्तन लाकर, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो, मौद्रिक अधिकारी का मतलब है RBI साख की मात्रा में यानी मनी की सप्लाई को कैसे प्रभावित करेगा।
सी के मूल्य में परिवर्तन लाके तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि करेंसी विथ पब्लिक, जनता के पास जो पैसे हैं उसके ऊपर मौद्रिक अधिकारी का कोई भी कंट्रोल आमतौर पे नहीं होता है। अदर डिपॉजिट की मात्रा में परिवर्तन लाकर भी ये नहीं किया जा सकता, क्योंकि अदर डिपॉजिट का जो क्वांटिटी होता है वो हाई पावर मनी में बहुत कम होता है, 1-आध% के आसपास होता है। तो उस 1% में परिवर्तन लाकर आप क्या चेंज करेंगे? कोई परिवर्तन खास नहीं आ पाएगा। इसमें आर में जब परिवर्तन लाया जाता है, बैंकों के पास जो रिजर्व फंड हैं, उन रिजर्व फंड में जो परिवर्तन लाए जाते हैं, इसके माध्यम से साख की मात्रा को प्रभावित की जाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा गुणक स्मॉल एम का मूल्य होता है M = कैपिटल M अपॉन H, M = H अपॉन कैपिटल M, M = C अपॉन H, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो, मुद्रा गुणक का फार्मूला होता है स्मॉल m = कैपिटल M अपॉन H। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। स्मॉल m मनी मल्टीप्लायर को दिखा रहा है, मुद्रा गुणक को दिखा रहा है। कैपिटल M जो है सप्लाई ऑफ मनी को दिखा रहा है। H जो है हाई पावर मनी को दिखला रहा है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? उच्च शक्ति मुद्रा को मौद्रिक आधार भी कहते हैं, ये बात तो सही है। गैर मौद्रिक देनदारियों को घटाकर H का मूल्य निकाला जाता है, ये भी बात सही है। H में प्रारंभिक वृद्धि और मुद्रा की पूर्ति में अंतिम वृद्धि को गुणक कहते हैं, ये बात भी सही है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा कि ये बात गलत है कि H मुद्रा पूर्ति के निर्माण का आधार नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वित्त धन प्राप्त करने का तथा व्यय करने की कला एवं विज्ञान का नाम है। यह परिभाषा किसने दी है? गुथमैन ने, हेस्टिंग्स ने, होवार्ड ने, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। हेस्टिंग्स ने ये बात कही है कि वित्त जो है धन को प्राप्त करने और व्यय करने की कला और विज्ञान को कहते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रबंधकीय दृष्टिकोण में वित्त के पहलू हैं कोषों की प्राप्ति, कोषों का व्यय, कोषों की राशनिंग, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि प्रबंधकीय दृष्टिकोण के हिसाब से वित्त में कौन कौन सी क्रियाएं शामिल होती हैं। कोषों की प्राप्ति कैसे हो, कोषों को किस प्रकार से व्यय किया जाए, और अपनी जरूरतों में कोषों की राशनिंग कैसे की जाए, फंड की राशनिंग कैसे की जाए। ये तीनों ही चीजें जो हैं वित्त के पहलू माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, वित्त का संबंध है मुद्रा से, साख से, मौद्रिक संसाधनों से, या इनमें से कोई नहीं। तो वित्त का संबंध जो है मौद्रिक संसाधनों से होता है, केवल मुद्रा से नहीं होता है, बल्कि मुद्रा के अलावा साख से भी होता है। अन्य कहीं जगह से कुछ धन या पैसा प्राप्त हो जाए तो वो सारी चीजें भी वित्त का जरिया मानी जाती हैं। तो वित्त सभी प्रकार के मौद्रिक संसाधनों का योग होता है। अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य, शिक्षा, सफाई आदि पर किए जाने व्यय को क्या कहा जाएगा? पूंजी विस्तार कहा जाएगा, पूंजी गहनता कहा जाएगा, मानवीय पूंजी निर्माण कहा जाएगा, या इनमें से कोई भी नहीं कहा जाएगा। तो इसे कहा जाएगा मानवीय पूंजी निर्माण, क्योंकि जब स्वास्थ्य, शिक्षा और सफाई पर व्यय किया जाता है तो लोगों के हेल्थ में सुधार होता है, लोगों के लाइफ स्टाइल में सुधार होता है। इससे एक तरीके से मानव के जीवन में उत्थान होता है और इस तरीके से मानवीय पूंजी का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दैनिक कारोबार को चलाने के लिए जिस पूंजी की आवश्यकता है उसे क्या कहते हैं? व्यावसायिक वित्त, कार्यशील वित्त, संस्थागत वित्त, या इनमें से कोई नहीं। तो दैनिक कारोबार को चलाने के लिए डे टू डे लाइफ में जिस फंड की आवश्यकता होती है उसे हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल, यानी कार्यशील वित्त। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? अंतर्राष्ट्रीय वित्त को आयातित वित्त कहते हैं, ये बात तो सही है। सार्वजनिक वित्त का संबंध सरकारी आय व्यय से है, सही बात है। विदेशी नागरिकों द्वारा दूसरे देश में पूंजी लगाकर उत्पादन इकाई स्थापित करना पोर्टफोलियो विनियोग कहा जाता है, तो ये बात एकदम गलत है। पोर्टफोलियो विनियोग उसे कहा जाता है जब विदेशी नागरिक दूसरे देश में काम कर रही कंपनियों के शेयर और डिबेंचर को खरीदते हैं। मतलब वो पूंजी लगाकर उत्पादन की नई इकाई नहीं बनाते हैं। पूंजी लगाकर यदि नई इकाई बनाई जाएगी तो उसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी FDI कहा जाएगा। लेकिन पहले से जो इकाइयां काम कर रही हैं
उनके शेयर और डिवेंचर्स को खरीदकर जब पूंजी उसमें पहुंचाई जाती है विदेशी नागरिकों द्वारा, तो उसे FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। तो यहाँ पे परिभाषा तो दी हुई है FDI की, लेकिन नाम दिया जा रहा है FII का। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी में कही गई बात गलत है, और यहाँ पे यही पूछा है कि क्या गलत है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वित्तीय प्रणाली के संघटक हैं कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। वित्तीय संस्थाएं, वित्तीय उपकरण, वित्तीय बाजार या उपरोक्त सभी। तो देखिए, वित्तीय प्रणाली के संघटक में 4 चीजें आती हैं। वित्तीय संस्थाएं आती हैं, वित्तीय बाजार आता है, वित्तीय उपकरण आते हैं और वित्तीय सेवाएं आती हैं। तो ऑप्शन नंबर A, B, C तीनों ही चीजें वित्तीय प्रणाली के संगठक के रूप में जानी जाती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय संस्थाओं का अंग नहीं है? बैंकिंग मध्यस्थ, गैर बैंकिंग मध्यस्थ, नियामक संस्था, या फिर यहाँ असंगठित बाजार होगा। ठीक है ना, असंगठित बाजार। तो देखिए, बैंकिंग मध्यस्थ, गैर बैंकिंग मध्यस्थ और नियामक संस्था तीनों ही वित्तीय संस्थाओं के अंग होते हैं, लेकिन जो असंगठित बाजार है इसे वित्तीय संस्थाओं के अंग के रूप में नहीं जाना जाता है, क्योंकि इसके ऊपर गवर्नमेंट का कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। इसे असंगठित बाजार कहा जाता है, अनऑर्गेनाइज मार्केट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पूंजी बाजार का उपकरण है सरकारी प्रतिभूतियां, व्यापारिक पत्र, ट्रेजरी बिल या विनिमय बिल। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सरकारी प्रतिभूतियां। ये पूंजी बाजार का उपकरण होता है। व्यापारिक पत्र, विनिमय बिल और ट्रेजरी बिल ये तीनों जो है मुद्रा बाजार के उपकरण हैं, मनी मार्केट के, लेकिन सरकारी प्रतिभूतियां पूंजी बाजार का उपकरण है। अगला प्रश्न है, ऐसी वित्तीय फर्म जो प्राथमिक प्रतिभूति को बेचते हैं और द्वितीयक प्रतिभूति को खरीदते हैं, इन्हें कहते हैं बैंकिंग वित्तीय मध्यस्थ, गैर बैंकिंग वित्तीय मध्यस्थ, गैर निक्षेपी संस्थाएं या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जो फर्म प्राथमिक प्रतिभूति बेचती है और द्वितीयक प्रतिभूति को खरीदती है उसे गैर बैंकिंग मध्यस्थ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पूरी तरीके से सुरक्षित वित्तीय उपकरण को कहते हैं स्वरेखांकित प्रतिभूति, शेयर, ऋण पत्र या इनमें से कोई नहीं। तो पूरी तरीके से सुरक्षित जो वित्तीय उपकरण होता है वो होता है स्वरेखांकित प्रतिभूति। गिल्ट एज सिक्योरिटीज कहते हैं इसे, स्वरेखांकित प्रतिभूति। ये एक तरीके से गवर्नमेंट के द्वारा जारी किए जाने वाले ऐसे सरकारी प्रतिभूतियां होती हैं जिनके ऊपर आमदनी की गारंटी होती है और उनके डूबने का कोई भी चांस नहीं होता है, क्योंकि गवर्नमेंट का उसके ऊपर बैकिंग होता है। उसे स्वरेखांकित प्रतिभूति कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जिस बाजार में पुराने अंशों को खरीदा व बेचा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं द्वितीयक बाजार। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। प्राथमिक बाजार किसे कहेंगे? प्राथमिक बाजार उसे कहते हैं जहां पर पहली बार कोई शेयर या डिबेंचर जब जारी किया जाता है तो वो प्राथमिक बाजार कहलाता है। मुद्रा बाजार, जहां पे अल्पकालीन प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है। इसके 6 उपकरण होते हैं, आपने पढ़ा ही होगा। पूंजी बाजार के अंतर्गत प्राथमिक बाजार और द्वितीयक बाजार दोनों आते हैं। प्राथमिक बाजार मैंने जैसा बताया कि पहली बार कोई शेयर जारी होगा तो वो प्राथमिक बाजार में जारी होगा, और जब वो जारी होने के बाद बार बार खरीदा बेचा जाता है जब, तो वो द्वितीयक बाजार में होता है, और इसी को हम शेयर मार्केट भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पूंजी बाजार दीर्घकालीन कोष प्रदान करता है, ये बात तो सही है। प्राथमिक बाजार नए इशू लाने के लिए प्रयोग होते हैं, ये भी बात सही है। विनिमय बिल एक वित्तीय उपकरण है, ठीक बात है। जीवन बीमा निगम एक बैंकिंग वित्तीय मध्यस्थ है, तो ये बात तो गलत है। जीवन बीमा निगम बैंकिंग का कारोबार नहीं करती है, ये गैर बैंकिंग वित्तीय मध्यस्थ है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वित्तीय मध्यस्थ वित्तीय संस्थाएं हैं जो मध्यस्थता करती हैं बैंक और सरकार के बीच में, व्यापारी व बैंक के रूप में, अंतिम ऋणदाताओं एवं अंतिम उधारकर्ताओं के बीच में, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, वित्तीय मध्यस्थ उन संस्थाओं को कहा जाता है जो संस्थाएं अंतिम ऋणदाताओं और अंतिम उधारकर्ताओं, यानी उधार देने वाले अंतिम व्यक्ति और
ऋण प्राप्त करने वाले अंतिम व्यक्ति, इन दोनों के बीच में जो मध्यस्थता करे उसे वित्तीय मध्यस्थ कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अब इन लोगों में बैंक भी शामिल हो सकते हैं, सरकार भी शामिल हो सकते हैं, व्यापारी भी शामिल हो सकते हैं या आम जनता भी शामिल हो सकती है। अगला प्रश्न है, वित्तीय मध्यस्थ प्राथमिक प्रतिभूतियों को बेचते हैं, खरीदते हैं, बेचते व खरीदते हैं या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, वित्तीय मध्यस्थ जो है वो प्राथमिक प्रतिभूतियों को खरीदते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। वित्तीय मध्यस्थ एक और प्राथमिक प्रतिभूतियों को खरीदते हैं और अपने ओर से बनाकर द्वितीयक प्रतिभूतियों को आम जनता को बेचते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गैर संगठित क्षेत्र के गैर बैंकिंग वित्तीय मध्यस्थ को कहते हैं बीएफआई, एनबीएफआईज, एनबीएफसीज या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, एनबीएफसीज। ईएफआईज मतलब होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये संगठित क्षेत्र के होते हैं, और एनबीएफसी का मतलब होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस। तो इनको जो है गैर संगठित क्षेत्र के गैर बैंकिंग वित्तीय मध्यस्थ माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था एमबीएफआईज नहीं है? ये एमबीएफआई नहीं, एनबीएफआई होना चाहिए, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। कौन सी संस्था एनबीएफआई नहीं है? यूटीआई, जीआईसी, एलआईसी या वाणिज्यिक बैंक। तो देखिए, यूटीआई, जीआईसी, एलआईसी ये तीनों जो है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, लेकिन वाणिज्यिक बैंक जो हैं बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अल्पकालीन ऋण के लिए बाजार को कहा जाता है अल्प सूचना साख बाजार, मुद्रा बाजार, स्वीकृति बाजार या बट्टा बाजार। तो देखिए, अल्पकालीन ऋण जो है इनको ट्रांजैक्शन किया जाता है, उनका लेन देन किया जाता है मुद्रा बाजार में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस बिल पर किसी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है उसे कहते हैं ट्रेजरी बिल, विनिमय बिल, सहायता बिल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, ट्रेजरी बिल जनरली सरकार द्वारा जो जारी की जाती है, इस पर किसी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वाणिज्यिक बैंकों को उनके एसएलआर की अपेक्षाओं को पूरा करने में सहायक बाजार को कहते हैं बट्टा बाजार, बिल बाजार, अल्प सूचना साख बाजार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, वाणिज्यिक बैंकों को एसएलआर की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए डे टू डे कुछ पैसे की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि रोज बैंकों में कुछ ऋण बांटे जाते हैं, कुछ जमाएं आती हैं और हर जमा के बदले में एसएलआर कुछ हिस्सा रखना पड़ता है। एसएलआर की आवश्यकता पूरा करने के लिए अल्प सूचना साख बाजार का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये ऐसा एक बाजार होता है जहां 1 दिन से लेकर 14 दिन तक के लिए लोन मिलते हैं और इन लोन को तुरंत मांगे जाने पर वापस भी करने की आवश्यकता होती है। तो इस बाजार में बैंक अपने एसएलआर की आवश्यकता को पूरा करने के लिए खरीद बिक्री करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में वाणिज्य पत्र की शुरुआत हुई 1950 से, 1951 से, 2001 से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भारत में वाणिज्य पत्र जो है सबसे पहले 1950 में जारी किए गए थे। ये ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में आईबीपीसी जारी किए जाते हैं 1950 से, 1951 से, अ एवं ब दोनों से या 14 दिनों के लिए। आईबीपीसी का मतलब होता है इंटर बैंक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट्स। तो भारत में ये 1950 और 1951 दोनों से ही जारी किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पूंजी बाजार का अंग नहीं है? श्रेष्ठ प्रतिभूति बाजार, पुराना पूंजी बाजार, नया निर्गम बाजार या वाणिज्य पत्र बाजार। श्रेष्ठ प्रतिभूति बाजार, पुराना पूंजी बाजार और नया निर्गम बाजार, ये तीनों पूंजी बाजार के अंग माने जाते हैं, लेकिन वाणिज्य पत्र बाजार जो है ना, ये मुद्रा बाजार का अंग होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुराने निर्गमन के बाजार को कहा जाता है स्टॉक एक्सचेंज, प्राथमिक बाजार, प्रतिभूति बाजार या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर
ये सही हो जाएगा, स्टॉक एक्सचेंज। अगला प्रश्न है, भारत में पेपरलेस ट्रेडिंग शुरू हुई NSDL की स्थापना से, CDSL की स्थापना से और ब की स्थापना से या UTI की स्थापना से। तो देखिए, पेपरलेस ट्रेडिंग को सपोर्ट करने का काम दोनों ही संस्थाएं करती हैं। NSDL की स्थापना हुई, CDSL की स्थापना हुई और इसके बाद पेपरलेस ट्रेडिंग शुरू हो गया। दोनों ही इसमें सहायता करती हैं। NSDL का फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड और CDSL का मतलब होता है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। ये दोनों कंपनियां हैं जो शेयर ट्रेडिंग में सहायता करती हैं, पेपरलेस ट्रेडिंग में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? पहला ऑप्शन है, भारतवर्ष पूंजी बाजार में पूंजी निर्गमन नियंत्रक का नियंत्रण है। ये बात गलत लग रही है। अगला देखते हैं, सेबी को वैधानिक दर्जा 1992 में दिया गया। ये बात सही है। GDR डॉलर प्रदाता उपकरण है। ये भी बात सही है। NSE ने NCC की स्थापना की है। ये भी बात सही है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये कथन गलत है। यहाँ पे यही पूछा है कि कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से व्यापारिक बैंक का कार्य है निक्षेप स्वीकार करना, विनिमय बिलों को भुनाना, सरकारी वित्त व्यवस्था या उपरोक्त सभी। तो देखिए, बैंक ये तीनों ही कार्य करते हैं। निक्षेप स्वीकार करते हैं यानी जमा स्वीकार करते हैं, विनिमय बिलों का डिस्काउंटिंग यानी भुनाना भी करते हैं, सरकार के लिए वित्त व्यवस्था भी करते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, अधिविकर्ष सुविधा के अंतर्गत बैंक द्वारा जमाओं पर नीची दर से ब्याज दिया जाता है, जमाओं पर ऊंची दर से ब्याज दिया जाता है, जमा रकम से अधिक रकम निकालने की सुविधा दी जाती है जिस पर ग्राहक को ब्याज देना होता है, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, अधिविकर्ष जो है कोई जमा नहीं है बल्कि एक तरीके का उधार है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी तो वैसे ही कैंसिल हो जाता है क्योंकि ये दोनों जमाओं से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही होगा कि अधिविकर्ष जो है एक ऐसी सुविधा है जिसमें जमा रकम से अधिक रकम निकालने की सुविधा दे दी जाती है। करेंट अकाउंट होल्डर्स को यह सुविधा मिलती है। अगला प्रश्न है, व्यापारिक बैंक का कार्य नहीं है साख का निर्माण, नोट निर्गमन, ऋण प्रदान करना या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नोट निर्गमन। नोट निर्गमन करने का एकमात्र अधिकार RBI को होता है जो एक सेंट्रल बैंक है, केंद्रीय बैंक है, व्यापारिक बैंक नहीं है। अगला प्रश्न है, नकद साख की स्थिति में ग्राहक को ब्याज उस राशि पर देना पड़ता है जो वास्तव में वह प्राप्त करता है, उस राशि पर देना पड़ता है जो उसे निश्चित या स्वीकृत की गई है, वास्तव में ली गई राशि पर ऊंची दर से ब्याज देना पड़ता है लेकिन कुछ ब्याज जो है शुद्ध निकाली गई रकम पर देना पड़ता है, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, नकद साख यानी कैश क्रेडिट, इसमें जो है केवल उसी राशि पर ब्याज देने की आवश्यकता होती है जो वास्तव में वो व्यक्ति निकालता है। स्वीकृति अधिक हो सकती है। मान लीजिए 1 लाख रुपए स्वीकार हुआ, आपने 10,000 रुपए एक बार निकाला तो आपको 10,000 रुपए ब्याज देना होगा, 1 लाख पर ब्याज नहीं देना होगा। अगला प्रश्न है, अधिविकर्ष तथा नकद साख में मूल अंतर होता है। अधिविकर्ष अस्थायी व्यवस्था है जबकि नकद साख अस्थायी व्यवस्था है। अधिविकर्ष तथा नकद साख एक ही बात है। अधिविकर्ष अस्थायी व्यवस्था है जबकि नकद साख जो है अस्थायी व्यवस्था है, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, अधिविकर्ष और नकद साख इनमें मूल अंतर यही है कि अधिविकर्ष जो है ना ये अस्थायी होता है, यानी टेम्पोररी। यदि फंड की आवश्यकता आपको है तो आप बैंक में अप्लाई करते हैं, बैंक वाले यदि राजी हो जाते हैं तो आपको ओवरड्राफ्ट मिल जाता है। लेकिन नकद साख की एक अस्थायी व्यवस्था है, यानी कि नकद साख के लिए जब आप अप्लाई करते हैं तो बैंक एक निर्धारित अवधि के लिए निर्धारित रकम निकालने की सुविधा आपको प्रदान कर देता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य व्यापारिक बैंक का नहीं है? जाती चेक जारी करना, साख का निर्माण करना, नोट प्रचलन का कार्य, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे फिर बात आती है, नोट प्रचलन का कार्य RBI का होता है, वाणिज्यिक बैंकों का नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्यापारिक बैंक नकद जमाओं की अपेक्षा कई गुनी राशि उधार देकर बैंक शाखा का निर्माण करते हैं। उपर्युक्त वाक्य है सही है, गलत है, अंशतः सही है या सही या गलत परिस्थितियों पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि ये बात एकदम सही है कि व्यापारिक बैंक नकद जमाओं की अपेक्षा कई गुनी राशि जो है उधार देते हैं और बैंक शाखा का निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न है, बैंक एक संस्था है जो मुद्रा में लेन देन करता है, धन का निवेश करता है, ऋण प्रदान करता है, इनमें से सभी कार्य करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। बैंक ये सारे कार्य करते हैं, मुद्रा में लेन देन भी करते हैं, धन का निवेश भी करते हैं और लोगों को लोन भी प्रोवाइड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक का दायित्व है? जमा राशि, ऋण, निवेश या भुनाए व खरीदे गए बिल। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जमा राशि। जमा राशि बैंकों के लिए दायित्व है क्योंकि ये आम जनता द्वारा जमा की गई है और बैंक से जब भी जनता मांगेगी तो उन्हें लौटाना पड़ेगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा व्यापारिक बैंक का कार्य नहीं है? ऋण प्रदान करना, निक्षेप स्वीकार करना, साख का नियंत्रण करना या साख का निर्माण करना। तो यहाँ पे देखिए, साख का नियंत्रण करना ये व्यापारिक बैंकों का कार्य नहीं है, ये केंद्रीय बैंक का काम है, आरबीआई का काम है। बाकी लोन प्रोवाइड करना, लोगों से जमाएं स्वीकार करना और साख का निर्माण करना, ये तीनों काम व्यापारिक बैंक करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सीमित दायित्व वाले संयुक्त स्कंध बैंकों की स्थापना हुई 1806 में, 1813 में, 1853 में या 1860 में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। सन 1860 में संयुक्त स्कंध बैंकों की स्थापना हुई थी जो सीमित दायित्व वाले थे। अगला प्रश्न है, किस खाते में बैंक चेक की सुविधा नहीं प्रदान करता है? सावधि जमा खाता, चालू खाता, बचत खाता या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, सावधि जमा खाता में चेक की सुविधा नहीं होती है। ये एक निश्चित अवधि के लिए पैसा जमा किया जाता है, उसका एक सर्टिफिकेट मिल जाता है और जब वो अवधि पूरी हो जाती है तो सर्टिफिकेट बैंक को वापस करने पर बैंक अपने पैसे को जमाकर्ता के खाते में जमा करा देता है ब्याज सहित। इसमें कोई चेक नहीं दिया जाता है क्योंकि बीच में पैसे निकालने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी शीर्ष बैंकिंग संस्था नहीं है? रिजर्व बैंक, नाबार्ड, आयात निर्यात बैंक या स्टेट बैंक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, स्टेट बैंक। रिजर्व बैंक तो एपेक्स बैंकिंग बॉडी है ही है। नाबार्ड भी एग्रीकल्चरल सेक्टर के लिए एपेक्स बैंक है। आयात निर्यात बैंक विदेशी व्यापार के लिए, आयात निर्यात के लिए एपेक्स बॉडी के रूप में काम करता है, लेकिन स्टेट बैंक एक वाणिज्यिक बैंक है। अगला प्रश्न देखते हैं, बैंक द्वारा वित्त राशि प्राप्त करने का मुख्य साधन क्या है? अंश पूंजी, जमा धन, अंश पूंजी या उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अंश पूंजी जो है बैंकों द्वारा वित्त प्राप्त करने का मुख्य साधन होता है। अगला प्रश्न, सबसे अधिक दर से ब्याज दी जाती है? बचत खाते पर, चालू खाते पर, सावधि खाते पर या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सबसे ज़्यादा ब्याज जो है सावधि खाते पर मिलता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। फिक्स डिपॉजिट पर सबसे ज़्यादा ब्याज मिलता है क्योंकि बैंकों के पास ये पैसा जब जाता है तो बैंकों को ये विश्वास होता है कि एक निश्चित अवधि तक ये पैसा वापस मांगने ग्राहक नहीं आएगा, तो वो अपने पैसे को अच्छी तरीके से इन्वेस्ट कर पाते हैं और अच्छी रकम कमा पाते हैं, तो इसलिए ब्याज भी ज़्यादा देते हैं। बचत खाते पर ब्याज की दर कम होती है। चालू खाते पर जनरली ब्याज नहीं दिया जाता है, बल्कि बैंक कुछ फीस चार्ज करते हैं चालू खाते को ऑपरेट करने के बदले में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक के कोष का स्रोत नहीं है? अंश पूंजी, निक्षेप, ऋण या अधिविकर्ष। तो देखिए, कोष का सोर्स मतलब ऐसा कोई भी चीज जिससे बैंक को पैसा मिले, ठीक है ना। कोष का सोर्स होने का मतलब यही होता है। तो यहाँ पे देखिए, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, अधिविकर्ष। अधिविकर्ष एक तरीके से बैंक द्वारा दिया जाने वाला लोन है। अधिविकर्ष को बैंकों के कोष का स्रोत नहीं माना जा सकता है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में बचत खाते पर ब्याज की दर क्या है? 3.5%, 4.5%, 8% प्रति वर्ष या उपर्युक्त में से कोई नहीं।
तो वर्तमान में बचत खाते पे 3.5% ब्याज की दर है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बैंक द्वारा ब्याज नहीं दिया जाता है बचत खाते पर, अस्थायी जमा खाता पर, चालू खाता पर या आवर्ती जमा खाते पर। तो अभी मैंने बताया चालू खाते पे बैंक ब्याज देते नहीं है, बल्कि कुछ फीस चार्ज करते हैं, क्योंकि ये व्यापारियों की सुविधा के लिए खोले जाने वाला अकाउंट है और इसमें ट्रांजैक्शन की कोई लिमिट नहीं होती है। दिन भर में सैकड़ों हजारों ट्रांजैक्शन भी करने की सुविधा दी जाती है। अगला प्रश्न है, बैंकों के कोषों का स्रोत है अंश पूंजी, संचय कोष, जमाएं या उपर्युक्त सभी। तो देखिए ये सभी के सभी जो है बैंकों के कोष के सोर्स हैं, अंश पूंजी भी, रिजर्व फंड भी और लोगों से प्राप्त होने वाली जमाएं भी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्थिति विवरण से ज्ञान होता है बैंक के लाभ का, बैंक के नकदी का, वास्तविक आर्थिक स्थिति का या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए स्थिति विवरण यानी कि बैलेंस शीट से कभी भी वास्तविक आर्थिक स्थिति का ज्ञान होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में बैंकों का स्थिति विवरण प्रकाशित किया जाता है 1 जनवरी को, 31 दिसंबर को, 31 मार्च को या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए भारत में बैंक जो है ना अपना स्थिति विवरण यानी बैलेंस शीट 31 मार्च को बनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिन देनदारियों को स्थिति विवरण में नहीं जोड़ा जाता है उसे कहते हैं देय बिल, आकस्मिक देयताएं, अन्य बैंकों से ऋण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, आकस्मिक देयताएं। आकस्मिक देयताएं ऐसी देयताएं होती हैं जो आमतौर पे पता नहीं होती हैं, अचानक से आ जाती हैं, तो इनको जो है देनदारियों में स्थिति विवरण में नहीं जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न है, पूंजी का वह भाग जो लोगों द्वारा वास्तव में चुका दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? अधिकृत पूंजी, स्वीकृत पूंजी, चुकता पूंजी या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, पूंजी का वह भाग जो लोगों द्वारा वास्तव में चुका दिया जाता है उसे चुकता पूंजी या पेड अप कैपिटल कहते हैं। अगला प्रश्न है, यदि बैंक अपनी अधिकृत पूंजी के बराबर अंश जारी करे तो अधिकृत पूंजी बराबर होगी निर्गमित पूंजी के, प्रदत्त पूंजी के, प्रार्थित पूंजी के या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, निर्गमित पूंजी। जितना अंश जारी किया जाता है उसके टोटल को निर्गमित पूंजी कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शोधनीय बिल मद है परिसंपत्ति की, देयताओं की, दोनों अ और ब दोनों की या इनमें से कोई नहीं। शोधनीय बिल जो है वो देयताओं की कैटेगरी में आता है, लाइबिलिटीज की कैटेगरी में आता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई, ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की बात हो रही है, 27 सितंबर 1975 को, 2 अक्टूबर 1975 को, 2 नवंबर 1976 को या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई थी। ठीक है, 2 अक्टूबर 1975। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की अधिकृत पूंजी है 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ या 7 करोड़। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पूंजी 2 करोड़ रुपए रखी गई है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पुनर्वित्त सुविधा प्राप्त होती है रिजर्व बैंक से, नाबार्ड से, राज्य सहकारी बैंक से या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है ग्रामीण क्षेत्र के लिए बनाए गए हैं और ग्रामीण क्षेत्र के शाख के लिए एपेक्स बॉडी नाबार्ड होती है, इसलिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को नाबार्ड से पुनर्वित्त की सुविधा प्राप्त होती है। इन बैंकों को कभी भी धन की आवश्यकता पड़ती है तो ये नाबार्ड से धन को प्राप्त करते हैं, उधार प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न है, सितंबर 2004 तक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा जारी किए गए क्रेडिट कार्डों की संख्या थी 20 लाख, 21.2 लाख, 20.2 लाख या फिर 44.6 लाख। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, 44.6 लाख क्रेडिट कार्ड क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा जारी किए गए। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रवर्तक बैंकों के साथ विलय न करने की सिफारिश किस समिति ने की है? नरसिम्हम कमेटी,
A.M. खुसरो समिति, केलकर समिति या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। A.M. खुसरो समिति ने ये बात कही थी कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनके प्रवर्तक बैंकों के साथ विलय न किया जाए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सहकारी साख के त्रिस्तरीय ढांचे का अंग नहीं है? राज्य सहकारी बैंक, केंद्रीय सहकारी बैंक, सहकारी साख समितियां या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो देखिए, सहकारी बैंक भारत में जो है त्रिस्तरीय ढांचे में बने हुए हैं। सबसे ऊपर राज्य सहकारी बैंक होता है जो हर स्टेट में एक होता है। इसके नीचे हर जिले में केंद्रीय सहकारी बैंक होते हैं। इसके अलावा गांव में सहकारी साख समितियां होती हैं। और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है सहकारी बैंक नहीं है, न इसके स्ट्रक्चर में कहीं आता है, ये एक अलग वैरायटी है बैंक की। इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा कि सहकारी साख के त्रिस्तरीय ढांचे में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं आता है। अगला प्रश्न है, भारत में प्राथमिक कृषि साख समितियों की स्थापना किस सन के पश्चात हुई थी? 1947, 1904, 1951 या 1941? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, 1904। प्राथमिक कृषि साख समितियों की स्थापना 1904 के बाद की गई थी। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सहकारी बैंक होता है केंद्र में, राज्य में, जिले में या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, सहकारी बैंक में केंद्रीय सहकारी बैंक जिले में होता है। हर जिले में एक केंद्रीय सहकारी बैंक होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिला सहकारी बैंकों की स्थापना हुई 1910 में, 1933 में, 1947 में या 1912 में? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, 1933। जिला सहकारी बैंकों की स्थापना 1933 में हुई। अगला प्रश्न है, प्रत्येक राज्य में केंद्रीय बैंक की संख्या होती है 1, 2, 3 या 4? तो अभी मैंने आपको बताया कि केंद्रीय सहकारी बैंक हर जिले में एक बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, साख निर्माण की अनुकूलतम क्षमता किस पर निर्भर करती है? बैंकों की संख्या पर, मौद्रिक संस्था या केंद्रीय बैंक पर, जमा करने वाले तथा उधार लेने वाले व्यक्ति पर या उपर्युक्त सभी पर? तो देखिए, साख निर्माण की क्षमता जो है इन सभी बातों पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। बैंकों की संख्या जितनी ज़्यादा होगी उतनी बार पैसा एक बैंक से दूसरी बैंक में जाएगा और उतनी बार साख का निर्माण हो सकता है, क्योंकि जब एक बैंक से दूसरे बैंक में कोई पैसा जाता है तो वो प्राथमिक जमा के रूप में वहाँ पर जाता है। तो जितनी बार प्राथमिक जमा क्रिएट होगी उतनी ही बार साख का भी सृजन होगा। मौद्रिक संस्था या केंद्रीय बैंक ये जो है CRR और SLR जैसी पॉलिसी रेट को कंट्रोल करते हैं और ये इन पॉलिसी रेट पर साख सृजन की क्षमता निर्भर होती है। इसलिए केंद्रीय बैंक भी जिम्मेदार होता है। इसके अलावा जमा करने वाले उधार लेने वाले व्यक्तियों पर भी निर्भर करता है। जमा जितनी बार ज़्यादा होगा उतनी बार ज़्यादा साख का सृजन होगा। और साख का सृजन के लिए ज़रूरी है कि पैसे लेने वाला भी कोई हो। सृजन कैसे होगा? जब लोगों को आवश्यकता होगी, पैसे उनको चाहिए होंगे, तभी तो सृजन किया जाएगा। तो उधार लेने वाले व्यक्ति भी होने जरूरी हैं। तो यहाँ पे सभी की आवश्यकता है साख निर्माण में। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बैंक साख निर्माण किस प्रकार करता है? व्युत्पन्न निक्षेपों द्वारा, प्राथमिक निक्षेपों द्वारा, कागजी मुद्रा के नियमों द्वारा या उपरोक्त सभी? तो देखिए, यहाँ केंद्रीय बैंक की बात कही गई है, ठीक है ना। केंद्रीय बैंक यानी RBI। तो RBI कागजी मुद्रा के नियमों को निर्धारित करते हुए साख निर्माण करता है। अगला प्रश्न है, नकद कोष का प्रतिशत कम करके बैंक अपनी साख निर्माण की शक्ति में वृद्धि कर सकते हैं, कमी कर सकते हैं, दोनों अ और ब या इनमें से कोई नहीं? तो देखो, जब नकद कोष का प्रतिशत कम होगा तो साख निर्माण की क्षमता अपने आप बढ़ जाएगी, क्योंकि जब नकद कोष कम रखना होगा तो बैंक ज़्यादा पैसा उधार दे पाएंगे और जो पैसा उधार में जाता है वही किसी और बैंक में जाकर प्राथमिक जमा के रूप में जमा किया जाता है और उससे साख का सृजन होता है। तो नकद कोष का प्रतिशत कम होने पर साख निर्माण की शक्ति बढ़ जाएगी। अगला प्रश्न है, बैंकों की साख निर्माण की शक्ति किस बात पर निर्भर करती है? साख जमा पर, नकद जमा पर, अधिविकर्ष सुविधाओं पर या इन सभी पर?
तो देखिए शाख निर्माण की शक्ति जो है इन तीनों से प्रभावित होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? शाख मुद्रा को जमा मुद्रा भी कहते हैं। बैंक शाख मुद्रा का निर्माण वास्तव में करते हैं। शाख रोकड़ के आधार पर बनती है या उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर भी सभी बातें सही हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाल्टर लीफ और कैनन के अनुसार शाख निर्माण का कार्य जमाकर्ताओं द्वारा किया जाता है, बैंक द्वारा किया जाता है, सरकार द्वारा किया जाता है या उपर्युक्त में से किसी के द्वारा भी नहीं किया जाता है। तो वाल्टर लीफ और कैनन ने कहा है कि शाख का निर्माण जमाकर्ताओं द्वारा किया जाता है। इनका लॉजिक ये है कि जब तक जमाकर्ता बैंक में प्राथमिक जमा नहीं करेंगे तब तक बैंक भी शाख का निर्माण नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जमाकर्ताओं को इन्होंने शाख निर्माण के कार्य का प्रमुख अंग माना है और जमाकर्ताओं द्वारा शाख का निर्माण किया जाता है, ऐसी बात इन्होंने कही है। अगला प्रश्न है, शाख निर्माण की संपूर्ण प्रक्रिया में हम निम्नलिखित पक्षों को सम्मिलित करते हैं: जमा करने वाले व उधार लेने वाले व्यक्ति, मौद्रिक संस्था अथवा केंद्रीय बैंक, बैंकिंग पद्धति अथवा अर्थव्यवस्था का बैंक या उपर्युक्त सभी। तो देखिए शाख निर्माण की प्रक्रिया इन सभी के मिले जुले प्रयासों से होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बैंकों की शाख सृजन की क्षमता को प्रभावित करता है: मौद्रिक नीति, जनता की मांग, बैंकों में जमा या इनमें से सभी। तो शाख सृजन की क्षमता इन सभी से प्रभावित होती है। यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। मौद्रिक नीति आरबीआई बनाता है और इसके माध्यम से शाख सृजन की क्षमता को प्रभावित करता है। जनता की मांग यानी जनता जब उधार मांगेगी तभी बैंक शाख सृजन करेंगे। बैंकों के पास जमा रकम आएगी, प्राथमिक डिपॉजिट आएगा, प्राइमरी डिपॉजिट आएगा, तभी वो शाख का निर्माण कर पाएंगे। इसलिए ये तीनों ही चीज़ें शाख सृजन की क्षमता को प्रभावित करती हैं। अगला प्रश्न है, शाख का नियंत्रण किया जाता है वाणिज्यिक बैंक द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा या भारतीय शाख समितियों द्वारा। तो देखिए शाख नियंत्रण का काम भारतीय रिजर्व बैंक करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। शाख का निर्माण वाणिज्यिक बैंक करते हैं, शाख का नियंत्रण जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक करता है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।